नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। हम लगातार आपको राजस्थान की चुनावी एक-एक सीट की स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि कहाँ पर क्या समीकरण चल रहे हैं, कौन भारी चल रहा है, कौन बढ़त में है, किसके सामने क्या परेशानियां हैं और कहाँ किस पार्टी के लिए कितनी सहूलियत है। अभी तक हम बात कर चुके हैं अजमेर संभाग पर, बीकानेर संभाग पर, जोधपुर और कोटा संभाग पर बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भरतपुर संभाग पर, जहां 19 सीटें हैं और 4 जिले हैं: भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यहाँ की राजनीति पूरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। बसपा का भी बड़ा प्रभाव है। तो चारों जिले की एक एक सीट पर बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश वशिष्ठ जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत। मैं आपका थोड़ा परिचय करा देता हूँ। राकेश जी करीब 45 साल से पत्रकारिता में हैं और बड़े बड़े संस्थानों में काम किया है। भास्कर, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और नई दुनिया जैसे अखबारों में काम किया है। जयपुर में भी काम किया, भरतपुर में लंबे समय से वहाँ से ब्यूरो संभाल रहे हैं। आजकल फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, मगर राजनीति में उनकी पैनी नज़र रहती है। राकेश जी, भरतपुर संभाग की बात करें, यहाँ बसपा का बड़ा प्रभाव रहा है जी। और भरतपुर सीट से ही बात करते हैं। सबसे पहले जी। आरएलडी के सुभाष गर्ग जो मंत्री हैं और फिर से चुनाव मैदान में हैं। विजय बंसल जो इनकी वापसी हुई है और एक बार फिर से चुनाव मैदान में वो उतरे हुए हैं बीजेपी की तरफ से। क्या समीकरण है? शायद बताया जा रहा है बीएसपी के कैंडिडेट बड़ी चुनौती बने हुए हैं यहाँ पर। देखिए, भरतपुर की स्थिति बड़ी हॉट शीट हो गई है। पहले डॉक्टर सुभाष गर्ग 5 साल से थे, उन्होंने काम भी कराए। तो आपके मुख्यमंत्री गहलोत के काफी नजदीकी मंत्रियों में इनकी गिनती थी, लेकिन बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से काम किया, क्योंकि पिछले 4.5 साल से निलंबित जो चल रहे थे विजय बंसल को दोबारा चुनाव मैदान में उतार दिया। विजय बंसल पिछले 3 बार ये विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव ही हार गए थे, क्योंकि एक विद्रोही बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हो गए थे। दोनों की बराबर वोटी आई थी, उसका फायदा उठाकर डॉक्टर सुभाष गर्ग चुनाव जीत गए। अब की बार स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। पहले सुभाष गर्ग और विजय बंसल के बीच में मुकाबला माना जा रहा था। पिछले सन 1972 के बाद कभी भी भरतपुर में जाट कम्युनिटी का कोई व्यक्ति विधायक नहीं बना। चुनाव लड़े, हार गए। हमेशा ब्राह्मण और बनिया वैश्य दो लोगों का इसमें वर्चस्व रहा। अब पिछले चुनाव से यहाँ का जो कांग्रेस की जो संगठन है, जब से ये सीट आरएलडी को दी और इस बार दोबारा से फिर आरएलडी को दी, तो उसमें निराशा का भाव आ गया। ये जो मिस्टर गिरीश चौधरी हैं, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पहले जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और आजकल डिप्टी मेयर नगर निगम के हैं, कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी में इनका बड़ा दबदबा है, अच्छे आदमी। जब इनको ये लगा कि अब हमारा तो नंबर कभी भी नहीं आएगा और उम्र सारी निकल जाएगी, तो उन्होंने बसपा से हाथ मिला लिया और बसपा का टिकट लेकर के आ गए। शुरू में तो इनको इतना ज़्यादा गंभीर नहीं समझा जा रहा था, लेकिन जब जाट समुदाय का इनको समर्थन मिलने लगा, फिर बसपा का कैंडिडेट आने के कारण जो अनुसूचित जाति की जो जातियां हैं, उनमें से जाटव कम्युनिटी की जो जाति है, उनकी उन वोटों पर बसपा का प्रभाव पहले से रहा है। और अगर बसपा का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो जाटव जाति की जो कम्युनिटी है अधिसंख्यक रूप से उन्हीं को वोट कास्ट करती रही है। पिछले 3-4 इलेक्शन से ऐसा देखने में आ रहा है। इधर इसके आने से ही चुनावी मैदान में उतर गए, तो इनका ये लगने लगा कि ये भी रहेंगे फाइट के अंदर। फिर क्या है कि ब्राह्मण कम्युनिटी कुछ नाराज चल रही थी, ब्राह्मण क्योंकि इनके नेता को अपेक्षित किया जाता रहा था। इस बार कुछ उम्मीद थी, गिरधारी तिवारी करके थे, तो उनको शायद टिकट मिलेगा, लगभग ही मान कर चल रहा था इस बार फाइट बीजेपी के टिकट पर गिरधारी के लगे। लेकिन गिरधारी तिवारी का एंड लास्ट मोमेंट पर गिरधारी तिवारी का टिकट काट करके विजय बंसल को टिकट दे दिया गया। इससे जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो नाराज हो गए। नाराज होकर अब स्थिति ये है कि ब्राह्मण समुदाय के जो मतदाता हैं वो सुभाष गर्ग से भी असंतुष्ट हैं
और विजय बंसल से भी उनके कार्य प्रणाली को लेकर के असंतुष्ट रहे हैं। पार्टी लेवल पर जो भाजपा के जो ब्राह्मण नेता है वो जरूर उनके साथ रहेंगे, पार्टी की जो आइडियोलॉजी को मानते हैं वो जरूर साथ रहेंगे, लेकिन आम तो ब्राह्मण मतदाता उसका एक वर्ग इस बात की संभावना होने लगी है कि गिरीश चौधरी को जाए। तो गिरीश चौधरी व्यवहार में बड़े मृदु हैं और व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इस कारण ब्राह्मणों का रुझान थोड़ा, ये तो नहीं कह सकते कितना जा रहा पर ये उनको स्टैंड अप करने के लिए काफी है। मतलब वो कमी बैठ रहे हैं, जाट प्लस जाटव प्लस ब्राह्मणों का एक समुदाय, ये इनको चुनावी मैदान में मुकाबले के लिए इसमें उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब स्थिति ये है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग की ही वोट बैंक कट करके इनके पास आ रही है, गिरीश चौधरी के पास। तो पिछले चुनाव में जाटव वोट डॉक्टर सुभाष गर्ग को मिले थे, जाट वोटों का एक हिस्सा सुभाष गर्ग को मिला था, लेकिन अब की बार जाटों का थोड़ा हिस्सा ही इनके पास रह जाएगा और जाटव वोटों का 80% हिस्सा लेने की उम्मीद है कि बसपा कैंडिडेट गिरीश चौधरी को मिल जाएगा। तो ऐसे के होते हुए भाजपा तो पहले से ही स्टैंड कर रही थी और विजय बंसल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में यहाँ सामने आए थे, क्योंकि उनका यहाँ जो मध्यम वर्ग का वैश्य समुदाय है, जो व्यापारी वर्ग है, इस पर पहले से प्रभाव रहा है, इनके पहले से नेता रहे हैं। तो आज की स्थिति में भरतपुर में ट्रेंगुलर फाइट है, नंबर 1 पर बीजेपी है और गिरीश चौधरी है, इनसे आपस में फाइट हो रही है। स्थिति 2-3 दिन के अंदर डॉक्टर सुभाष गर्ग की बिगड़ी है और लगता है कि शायद इस बार उनका पार पाड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाए, मुश्किल से वो पार पाड़ पाएंगे। तो यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। चुनाव का कोई पता नहीं, 2 दिन है, कब क्या हल्का पलटा का है, लेकिन आज की स्थिति में तो ये है कि 1, 2, 3 नंबर पर डॉक्टर सुभाष गर्ग चल रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि स्थिति कुछ गड़बड़ हो गई है। आगे तो फिर अभी 1-2 दिन के बीच में है क्या चीज कोई पलटा का है, क्योंकि 10% 15% ऐसा वोटर होता है, आप भी समझते हैं, जो घर से तो कुछ सोच कर चलता है और मतदान केंद्र पर जब वहां को माहौल देखता है उस हिसाब से वोटिंग कर देता है। तो लेकिन लगता नहीं कि कोई ज्यादा होगा, लेकिन फाइट तीनों के बीच ही है और हार जीत का फैसला कोई ज्यादा वोटों से नहीं होना इस बात में। दूसरी सीट की बात करते हैं, डी कुमेर की। विश्वेंद्र सिंह यहाँ से मैदान में है और बीजेपी से शेर सिंह पुराना मुकाबला फिर से हो रहा है। इस बार क्या स्थिति है विश्वेंद्र सिंह की? विश्वेंद्र सिंह बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, राज परिवार के मुखिया हैं, राज परिवार में मुखिया होने के कारण इनका दबदबा पहले से ही रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कई बार रहे, 3 बार रहे, MLA भी कई बार रहे और डी कुमेर क्षेत्र में इनकी जाति के कम्युनिटी की बहुत बड़ी संख्या है, जाट समुदाय की, और राज परिवार का मुखिया होने का दबदबा है। अब स्थिति यहाँ जिला बनने के कारण थोड़ी गड़बड़ हुई है। स्ट्रॉन्ग, अच्छा, ये परंपरागत रूप से दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं। पहले शैलेंद्र सिंह के फादर डॉक्टर दिगंबर सिंह के बेटे हैं शैलेंद्र सिंह, और डॉक्टर दिगंबर सिंह बड़े दबंग नेता थे, बीजेपी के मंत्री रहे थे वसुंधरा सरकार में और वसुंधरा के बड़े नजदीकी रहे थे। उनसे मुकाबला होता था। एक बार उन्होंने विश्वेंद्र सिंह जी को हराया भी था। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें इसके शैलेंद्र सिंह ले रहे थे, क्योंकि डेथ हो गई थी उनकी 2017 में। तो चुनाव लड़े थे, ये मात्र 8000 वोटों से विश्वेंद्र सिंह जी से हारे थे, जबकि उस समय कांग्रेस की हवा चल रही थी काफी और बीजेपी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां थी। इस कारण 8000 वोटों से ही केवल हार पाए। इस बार क्या स्थिति हुई है, जिला बनने से थोड़ी दिक्कत आ गई है। कुछ पर्टिकुलर इलाके दीग वगैरह हैं, ये तो यहाँ के नागरिक तो खुश हैं और इसके लिए विश्वेंद्र सिंह जी के लिए लामबंद है। लेकिन इसका जो भरतपुर से लगा हुआ इलाका है, जो जहाँ से कटता है, इसका गांव है कुमेर तहसील के, वो काफी नाराज हैं। वो शुरू से इस बात के कहते रहे थे, हमें डीग में नहीं मिलाया जाए, हम लोग भरतपुर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो भरतपुर से डिस्टेंस है वो 8 और 9 किलोमीटर है और डीग जाने के लिए उनको 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उधर से डीग जिला बनने के लिए कामा के लोग भी आंदोलनरत थे, जो जायदा थी वो भी, जो मंत्री स्टेट मंत्री थी वो भी काफी प्रयासरत थी।
और कामा के लोग चाहते थे क्योंकि सीमावर्ती होने के कारण जिला उनको मिले, तो कामा क्षेत्र से लगे हुए इलाके भी इस बार खिलाफ ये भरतपुर से लगे हुए जो इलाके हैं कुमेर तहसील के, ये तो खुले में खिलाफत में आ गए हैं और वो खुले रूप में शैलेंद्र सिंह का समर्थन कर रहे हैं। मतलब जिला बनना कहीं ना कहीं मुश्किल बन गया है विश्वेंद्र सिंह के दोनों लिए। कुछ सीट मजबूत हुई है, कुछ खिलाफत हो, जो कुछ मतदाता इनके खिलाफत में आ गए। अच्छा, विकास की दृष्टि से देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए इससे ज्यादा और कुछ प्रयास किया नहीं, लेकिन ये भी उनका एक बहुत बड़ा प्रयास था। इस कारण स्थिति अब की बार भी बड़ी असमंजस की स्थिति है और बड़ी नेक टू नेक फाइट होने की स्थिति है, क्योंकि इस इलाके के लोगों का शैलेंद्र सिंह, क्योंकि डायरेक्ट फाइट है, तीसरा कोई कैंडिडेट है नहीं, है तो छोटे मोटे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो भी एंटी विश्वेंद्र सिंह की जो वोट आएगी वो सब इस शैलेंद्र सिंह को आनी। और बीजेपी का जो वर्कर है, मतलब आप इससे ला लो धन बल बाहुबल हर तरीके से दोनों ही पक्षों के पास भरपूर व्यवस्था है और दोनों ही बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ते रहे हैं 2003 के बाद से, जो है जब दिगंबर सिंह जी चुनाव जीते थे उसके बाद से जब इस हमला हुआ है, तो उसमें इसके अलावा अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं है। अभी तक तो ये मान के चल रहे थे कि विश्वेंद्र सिंह जी भारी भरकम में निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो हालात कुछ बदले हैं और लगता है कि नेक टू नेक फाइट होते हुए अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब पलटा खा जाए, कब क्या हो, क्योंकि 2013 के चुनाव में भी दिगंबर सिंह जी केवल 11,000 वोटों से ही हारे थे इनसे, तो इस कारण लगता नहीं नेक टू नेक फाइट होगी, यही ज्यादा संभावना है। अगली सीट बात करते हैं कामा की। मंत्री जायदा मैदान में है, उनके सामने बीजेपी की नौक्षम चौधरी हैं, बड़ा चर्चित, खूबसूरत भी हैं, युवा हैं, और जो अंदाज उन्होंने गोली चलाना जानते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। क्या मुकाबला बन पाया अब तक? बड़ी हिंसा की देखो ऐसा है संभावना यहाँ पर। मैं ये बड़ी दिलचस्प सीट है कामा की, भरतपुर जिले की, क्योंकि जो कामा में जो चुनाव होता है वो धर्म के आधार पर होता है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू का होता है शुरू से, क्योंकि यहाँ मेर जो कम्युनिटी है वो 55% है टोटल वोट्स का और 45% में या 44% में हिंदू हैं। तो हिंदू प्रत्याशी वहां जब भी चुनाव जीतता है जब मेर वोटों का डिवीजन होता है, कोई ऐसा प्रत्याशी खड़ा हो जाए जो थोड़ी वोटों को काट दे तो उसका फायदा हिंदू वोट को हिंदू कैंडिडेट को मिल जाता है और वो चुनाव जीत जाता है। जाहेदा 2 बार एमएलए रह चुकी हैं, इनके फादर 2 बार एमएलए रह चुके हैं, वो भी मंत्री रह चुके हैं, इनके फादर तैयब हुसैन जी जायदा भी मंत्री रही हैं, लेकिन इस बार इनका विरोध बहुत, कांग्रेस पार्टी में ही विरोध बहुत था और इनकी खिलाफत इतनी थी कि उनको टिकट नहीं मिले, इसके लिए इनके खिलाफ वाले पार्टी के लोग दिल्ली तक गए थे, वहां प्रदर्शन किया और यही कारण था कि जायदा का जो टिकट है सबसे लास्ट की जो लिस्ट आई थी कांग्रेस की उसमें इसको घोषित हुआ था। बीजेपी क्या पोजीशन है? बीजेपी पोजीशन ये है कि इनके पास ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है उस क्षेत्र में जो कि उससे इस सीक्वेंस में, राजनीतिक सीक्वेंस में इनसे कोई मुकाबला करने की दमदारी से जायदा कर सके। कोई चुनाव होता है तो हर तरीके से चुनाव होता है, हरियाणा से इनके समर्थक आ जाते हैं, वो वहां जा करके प्रभावित करते हैं मतदाताओं को, उदम दंगे भी करने की कोशिश करते हैं। तो जो नौक्षमा जो आई हैं ये सेंट्रल लीडरशिप की पसंद से आई है, यहाँ इनका कोई लिंकअप नहीं था और बताते हैं कि वो सेंट्रल लीडरशिप ने ही तय किया कि इनको भेजा जाए, क्योंकि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी मजबूत पृष्ठभूमि है और पुराना से भी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं हरियाणा में, वहाँ से भले हार गए थे, हायर एजुकेटेड है, युवा हैं और जो मेवात क्षेत्र की संस्कृति है उसमें रची बसी है। आते ही उन्होंने जो आपका शुरू में आपने कहा कि बड़ी चर्चित हुई पत्थर जब गोली चल रही बात थी, आते उनका स्टेटमेंट है चर्चा में आया, तो मैं समझता हूँ वो स्टेटमेंट इनका देने का उद्देश्य केवल यही था, वहाँ का जो समर्थक है बीजेपी के समर्थक उनका कार्यकर्ता है उसमें जरा जोश आए काम करने, उनको लगे कि हमको ऐसा कैंडिडेट मिल गया जो जायदाद से हर तरीके से टक्कर ले सकता है और अब तक की जो हालात बने हैं उससे लग रहा है कि जायदाद से टक्कर देने की स्थिति में टक्कर दे रही है हर तरीके से, जो जैसा चुनाव जायदा लड़ती हैं वैसा ही चुनाव लड़ने की स्थिति में आ रहे। वहां दिलचस्प बात यह है कि एक कैंडिडेट वहां लड़ रहे हैं, मुख्तार सीए मुख्तार खां, सीए मुख्तार खां
चुनाव लड़ रहे हैं, और वो जो खिलाफत की वोट है वह जायदा की, मेब की, वो इनको ट्रांसफर हो रहे हैं। एक और कारण है कि नगर क्षेत्र के जो वाजिब अली हैं एमएलए जो थे, अब जो कांग्रेस का टिकट जो नगर से मिला है, और जायदा दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अदावत रही है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। वाजिब अली का भी मेब मतदाताओं पर प्रभाव है। वाजिब अली के जो समर्थक हैं वो भी जायदा के खिलाफ है। इसलिए अगर ये मुख्तार अली जो है, अगर वोट लेने में सफल होते हैं, और लगता है वोट तो इनके काटेंगे जो इतना विरोध के कारण इनका बड़ा लॉजिकल ही है वहां के लोगों का, ये तो इनका भ्रष्टाचार के आरोप बड़े भारी। मैं आपको बीच में रोक रहा था, जाहिदा पिछली बार शायद 40,000 से ज्यादा के हाँ मार्जिन हाँ से हाँ कितना मार्जिन हाँ कवर हो जाएगा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, 55% और 45%, और 55% में सारी वोट जायदा को गई थी। इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे जवाहर सिंह बेडम, जिनको अब बीजेपी अलवर नगर से चुनाव लड़ा रही है, नगर के रहने वाले हैं, उनका क्षेत्र नहीं था, और ऐसे कोई प्रभावशाली नेता भी नहीं रहे उस क्षेत्र में ये, लेकिन हिंदू वोट इनको मिली 75,000 जवाहर सिंह को, और जायदा को वोट मिली 1,14,000 वोट, मतलब वो सीधा वोटों का डिवीजन था हिंदू और मेवों का, इसके हिसाब से 39,000 वोटों से मतलब चुनाव जीत गई। अगर ये मार्जिन कम करना है तो जो जब क्या इंटैक्ट था मेब वोट भी जायदा के लिए, और हिंदू वोट इंटैक्ट था जवाहर सिंह बेगम के लिए, तो उसका नतीजा तो यही आ रहा था जो सामने आया। लेकिन अब की बार मेब वोट के टूटने की आशंका, डिवाइड होने की आशंका है। डिवाइड होने, अगर जितना डिवाइड होगा उतना बीजेपी कैंडिडेट के जीतने का रास्ता साफ होगा। इसलिए आज की स्थिति में उसको नौकछामा जो आपके बीजेपी उम्मीदवार है, व्यापक रूप से जन समर्थन मिल रहा है। आपका कामा है, गोपालगढ़ है, सीकरी है, जो कस्बाई क्षेत्र हैं, और जो गांवों के जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, इनसे इनको व्यापक रूप से समर्थन मिल रहा है। अगर ये वोटिंग करा दी, परसेंटेज हिंदुओं की बढ़ गई और ये वोटिंग कराने में सफल रही, और उस दबदबे को रोक पाई जो हरियाणा से जो जायदा के समर्थक आ जाते हैं मतदान को प्रभावित करने के लिए, तो लगता है कि कोई हार जीत कोई ज्यादा नहीं होगा। जीत तो नहीं कहते क्योंकि जायदा चुनाव हारी भी है। ये जगत सिंह जो नटवर सिंह के बेटे हैं, इन्होंने 2013 के चुनाव में इनको हराया भी है 8,000 वोटों से। ये हारी है चुनाव, वो भी ऐसे ही हारी, तो उन्होंने मेवात में जो गुंडागिर्दी होती थी हरियाणा के लोगों की, उसको रोक दिया था, और उनके काउंटर के लिए उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था की थी जगत सिंह ने, वो चुनाव जीत भी गए थे। अगर ऐसी आपके एग्रेसिव अगर चुनाव लड़ा लोकसभा जैसा लड़ रही है, तो कोई नतीजा आने में कोई दिक्कत नहीं है। हार जीत कोई बहुत कम वोटों से होगी, नेक टू नेक फाइट है, और इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते आज की तारीख में कि कौन जीतेगा, बशर्ते कि मुख्तार अली जमदारी से चुनाव उसमें लड़ते रहे। अगली सीट की बात करते हैं, नगर की सीट है। कांग्रेस से वाजिब अली पिछली बार बसपा से लड़े थे, मगर फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने फिर से उनको टिकट दिया है, और नाजिब अली, जवाहर सिंह मैडम यहाँ आ गए हैं। नाजिब अली यंग चैप है, और ऑस्ट्रेलिया में इनके यूनिवर्सिटी कॉलेज है, पैसे देना ठीक अच्छा है। वाजिब अली पिछली बार जो शराब जीते तो मैं बताऊं कि मैं मेल, गुजर और जाट इनका बाहुल है, क्षेत्र है। मेव है और मेन गुजर है दूसरे नंबर पर। तो पहले जो बीजेपी की अनीता सिंह थी वो गुजर थी, 2 बार चुनाव जीती थी, पिछला चुनाव हारी थी। वाजिब अली बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो जो इनका कॉम्बिनेशन जो बैठा था वो मेव प्लस जाट ऑफ वोट, इस कॉम्बिनेशन से वो चुनाव जीत गए थे। आश्चर्य की बात ये रही कि यहाँ बीजेपी सेकंड नंबर पर नहीं रही। यहाँ एक नैन सिंह फौजदार करके थे, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो जाति से जाट थे। तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाटों की भी कुछ संख्या है, बड़े बड़े गांव में, तो जाटों का समर्थन प्लस समाजवादी पार्टी के कारण यहाँ यादवों की वोट है, यादवों के कुछ वोट हैं, प्लस मुलायम सिंह के कारण जो वाजिब अली का असंतोष गुट था मेव समुदाय में, वो वोट मिली थी। तो इस कारण सेकंड नंबर पर तो रहे थे ये क्या नाम है, नैन सिंह फौजदार। थर्ड नंबर पर नहीं थी अनीता सिंह, और कांग्रेस आई थी चौथे नंबर। तो कांग्रेस की स्थिति पिछले कई इलेक्शन से बड़ी दयनीय रही है, और हमेशा स्थिति फाइट में से हमेशा दूर रही है।
इस बार कांग्रेस का टिकट वाजिब अली को मिला है और उससे लगता है कि जो जाटव वोट है वो तो इनसे अलग हो गई। बीएसपी ने एक खुर्शीद अली को, खुर्शीद खां को एक टिकट दिया। खुर्शीद खां पुराने लड़ाके हैं, विधानसभा चुनावों के लड़ते रहे हैं। इस कारण से खुर्शीद के चुनाव लड़ने से वाजिब अली की कुछ में वोट भी वोट कर सकती हैं और जो जाटव वोट उनको इंटैक्ट जो पिछली बार मिली थी अब की बार नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से वो खुर्शीद अली को ही वोट जानी है। तो ये जो नुकसान है, रही सही कसर डॉक्टर गोविंद शर्मा का, एक बहुत पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे करके समाजवादी का दामन थाम लिया और वो समाजवादी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इनको ब्राह्मणों का नेता भी समझा जाता है और इनका इस क्षेत्र में असर है, लेकिन वो असर कितना होगा ये तो इस चुनाव में पता लगेगा। लेकिन जो भी नुकसान होगा, इनको जो भी वोट मिलेंगी वो वाजिब अली की मिलेंगी। जवाहर सिंह मेडम जो पिछली बार कामा से चुनाव लड़े थे, इनको इनके लिए गुजर जो वोट है वो इंटैक्ट है और जो जाट वोट है वो नेम सिंह फौजदार के लिए इंटैक्ट है। नेम सिंह फौजदार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपकी जो आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर रावण वाली, उसको, हाँ, रावण वाली, और उसके उस कॉम्बिनेशन से समर्थन चुनाव लड़ रहे हैं। तो हालांकि यहाँ उसका आजाद चंद्रशेखर का कोई प्रभाव है नहीं, प्रभाव तो मायावती का है और मायावती का प्रभाव ही, वो भी अनुसूचित जाति की केवल जाटव वोटों पर भी प्रभाव है। तो उसको तो उन्होंने कैंडिडेट वो खुर्शीद आलम खड़ा कर दिया है, इस कारण से वो जाटव वोटों का तो समर्थन मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नेम सिंह फौजदार भी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार संभावना है कि वहाँ ट्रेंगुलर फाइट होगी, वाजिब अली, बीजेपी के जवाहर सिंह और ये नेम सिंह फौजदार। अब की बार मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा, अच्छी फाइट होने पर क्या रिजल्ट आएगा, जितना नुकसान ही खुर्शीद अली और डॉक्टर गोविंद सिंह इसको कर, क्योंकि उधर से जो जायदा है ना, ये भी इनकी अदावत बहुत ज्यादा रही है, तो अदावत का इसका जवाब जायदा का भी प्रभाव क्षेत्र है वो। तो जायदा के समर्थक जो भी उम्मीद वोट हैं वो इस वाजिद अली से दूर रहेंगे, चाहे वो खुर्शीद को वोट डालें चाहे वो किसी को वोट डालें। तो इस बार जो आसानी से वो चुनाव जीत गए थे, इस बार बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पे भी होगा, तीनों के बीच मुकाबला, कौन क्या रहेगा ये जीतने की तो पता लगेगा। बयाना सीट है, दलितों के लिए रिजर्व है, एससी की सीट है। कांग्रेस के अमर सिंह एमएलए फिर से मैदान में है और बीजेपी से बच्चू बंशीवाल हैं और रितु बानावत जो बीजेपी की बागी है, हाँ हाँ हाँ, वो बयाना की चुनाव स्थिति बड़ी अजीब है। हाँ, बयाना के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमर सिंह जाटव, ये पायलट खेमे के आते हैं और पायलट ने ही इनको टिकट दिलाया था। बयाना में गुजरों की बहुतायत है वोटर्स की, सबसे ज्यादा अगर किसी वोट हैं तो वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो गुर्जर वोट है और वो पायलट का समर्थक है। पिछली बार जो है इनको जो अमर सिंह जाटव को जो वोट मिली थी वो केवल इस उम्मीद के साथ गुजरन दी थी कि पायलट अब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब की बार तो फिर एक नुकसान, सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पाया भरतपुर जिले में तो बयाना कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने पाया, क्योंकि अमर सिंह जाटव गहलोत गुट का होने के कारण इनको सरकार की तरफ से कोई भी सहायता यहाँ नहीं मिली, कोई भी विकास कार्य बयाना के अंदर नहीं हुआ और इस कारण ये इनकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। अभी जो पायलट साहब उनके समर्थन में आए थे, सचिन पायलट, 2 दिन पहले, तो ये फूट कर रोने लग गए वहां पर अपनी स्थिति को देख। अब हालत क्या है वहां हालत यह है कि बीजेपी पिछला जो चुनाव लड़ा था, जो आपके इसके बच्चू सिंह जाटव है, ऋतु बनावत, इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर और ये मात्र 8,000 वोटों से चुनाव हारी थी, वो भी क्योंकि जबकि गुजरों के वोट इनको नहीं मिली थी। बड़ी जुझारू महिला है, 2013 का चुनाव ये निर्दलीय लड़ रही थी, बीजेपी से बगावत करके, जब 4,500-5 हजार वोटों से चुनाव हारी थी। इनका जो बैकग्राउंड है वो है कि इनके पति जाति से वैश्य है और वो बीजेपी के कद्दावर नेता जिले में रहे, वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उससे पहले प्रदेश युवा मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। ये जाति के शेड्यूल कास्ट हैं
नॉन जाटा, जाति नहीं थे, और पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी की हुई है। ये लगातार 10-12 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों से संपर्क बनाने में। अब की बार जब गुजर वोटरों को ये लगा कि पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है और कोई भरोसा नहीं पायलट आगे बढ़ पाए कि नहीं बढ़ पाए, तो यहाँ का जो गुजर समुदाय है इनके समर्थन में खुले रूप में आ गया है और खुले रूप में इनको समर्थन देने में लगा हुआ है और मुख्य जो आधार बना है वो गुजर समुदाय बना है। आज की स्थिति में नंबर 1 पर ऋतु बनावत है, निर्दलीय होते हुए भी, और जिस किसी भी टक्कर होगी, चाहे वो बच्चू सिंह की हो चाहे अमर सिंह की हो। पायलट के आने से पहले तक अमर सिंह की स्थिति तो ये थी कि उनको तो लोग बाग किसी फाइट में ही नहीं मान लेते। अब पायलट के आने से हो सकता है कि गुजरों के 10-20% वोट इनको शायद मिल जाए, हो जाए, लेकिन इनकी स्थिति अभी भी तीसरे नंबर पर ही आंकी जा रही है, क्योंकि भाजपा का संगठन है, वह भाजपा के संगठन के रहते के कारण ऋतु बनावत और भाजपा के बच्चू सिंह जो 2013 में चुनाव जीते थे ऋतु बनावत से ही 4,500 या 5,000 वोटों से, उसके बीच ही है मुख्य मुकाबला। ऋतु बनावत को और प्रत्याशित रूप से इतना समर्थन मिल रहा है कि लोग चर्चा करने लगे हैं कि चुनाव देखना है तो बयाने का देखो, जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए उसका जगह जगह स्वागत हो रहा है, जगह जगह सारी बातें हो रही हैं, उसको पैसा भी मिल रहा है और उसको आश्वासन भी मिल रहे हैं और उसके समर्थक खुले रूप में उसका काम कर रहे हैं। तो ये एक सीट ऐसी है जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने की प्रबल संभावना है। नदबई के अंदर जगत सिंह चुनौती दे रहे हैं जोगिंदर सिंह आवाना को। वो भी बसपा के एमएलए थे, पिछली बार कांग्रेस में है और शायद इस बार उनका विरोध भी हो रहा है क्षेत्र में। नदबई क्षेत्र बीजेपी के लिए, नदबई के लिए जगत सिंह सबसे सेफेस्ट उम्मीदवार हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। जगत सिंह के चुनाव आते ही, तो अगर जगत सिंह जो चुनाव लड़ते हैं ना, एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ते हैं, वो जानते हैं कि चुनाव किस तरीके से धन बल बाहुबल हर तरीके से उपयोग करते हैं वो, और चुनाव, एक रामगढ़ का उपचुनाव एक ऐसा है जिसमें वो हार गए थे, नहीं वो चाहे लक्ष्मणगढ़ में चुनाव लड़े हो, चाहे वो कामा में चुनाव लड़े हो, इवन भरतपुर का जिला प्रमुखी का चुनाव भी उनके बीजेपी के बहुत लिमिटेड मेंबर थे और एक तरफा चुनाव उन्होंने जीता। उनके आते ही वहां का जो जाट समुदाय एकजुट हो गया। नदबई के अंदर जाट समुदाय सबसे ज्यादा संख्या में है, हमेशा जाटों की परंपरागत सीट रही है नदबई। पिछली बार आपसी झगड़े में, आपसी लड़ाई में, इधर जो सिटिंग एमएलए थी कृष्ण कौर दीपा और एक निर्दलीय लड़े थे खेमकरण तौली, इनके बीच वोट बट गया था और उसका फायदा इसने उठा लिया था। ये चुनाव 2,500 वोटों से चुनाव जीते थे कृष्ण कौर दीपा से। अब स्थिति दूसरी है, अवाना के प्रति में भारी असंतोष है, तरह तरह के एलिगेशन है और मतलब इतना विरोध है कि भरतपुर जिले की 7 सीटों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अवाना की है। पिछली बार इसका जगत सिंह के आते ही उन पर स्थिति होगी कि गांवों में भी उनको खिलाफ लोग विरोध करने पर उतर आए, अवाना को गांवों में नहीं घुस रहे। ये निश्चित है कि अब जगत सिंह के आने के बाद वहां का जो मुख्य वोटर जाट वोटर है वो तो इंटैक्ट हो रहा है। बीएसपी ने खड़ा किया है अपना कैंडिडेट, जो पिछली बार खेमकरण तौली चुनाव लड़ रहे थे, ये भी मजबूत आदमी है वहाँ के इलाके के, ये भी जिला प्रमुख रहे हैं और बसपा की जो जाटा वोट है उस पर तो इनका ही अधिकार रहेगा। आपके बाद इनका अवाना का सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई है कि जो पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो कॉम्बिनेशन ये था कि गुजर वोट आपका प्लस जाटा वोट प्लस अदर कास्ट की वोट, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए कृष्ण कौर दीपा थी वो 3 बार से लगातार चुनाव जीत रही है, तो इस अच्छा उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, विकास के कार्य कुछ हुए नहीं थे, इससे लगा तो अब फिर वोटों का डिवीजन होगा जाट वोटों का, इसके कारण ये चुनाव जीत गए। अब की बार इनको जाटो वोट तो मिलनी नहीं है, जाटों का बहुत ज्यादा इंटैक्ट हो गए। फिर एक ब्राह्मण कम्युनिटी नदबई के अंदर बहुत प्रभावशाली है। इनका जो पिछली बार कैंडिडेट कांग्रेस का जो खड़ा हुआ था डॉक्टर हिमांशु कटारा, वो भी 35-40 हजार वोट ले गए थे, 30-35 हजार वोट ले गए थे। इस बार जगत सिंह के प्रयासों से हिमांशु कटारा ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर के, अभी कांग्रेस के सचिव थे, प्रदेश सचिव थे, अभी ज्वाइन किया है बीजेपी का और जगत सिंह के लिए वो जोर शोर से काम कर रहे हैं।
तो हो सकता है कि जिले में जो सबसे ज्यादा वोटों की हार जीत हो वो नदवई क्षेत्र से हो, जहाँ जगत सिंह को निश्चित रूप से माना जा सकता है तो वो एक विजयी कैंडिडेट के रूप में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और हालांकि अभी 2 दिन पहले राजीव गांधी आए थे, उनकी मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई खास प्रभावशाली मीटिंग नहीं थी। और मेरा तो मानना ये है कि राजीव गांधी की मीटिंग से अवाना को तो क्या जो भी फायदा मिलेगा तो मिलेगा, उससे ज्यादा फायदा जगत सिंह को मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो मुख्य जाट वोट है इनसे और ज्यादा इंटैक्ट होगा कि कहीं ऐसा ना हो पिछले बार जैसी भूल इस बार भी हो जाए। जगत सिंह की से इसके राजीव गांधी की अदावत तो पहले से ही है, नहीं नटवर सिंह के बेटे हैं, नटवर सिंह के बेटे के कारण इनका आपस में नाराजगी रहती है। आपके गहलोत के भी बहुत खिलाफ है जगत सिंह का प्रभाव कई जगह पड़ रहा है। जगत सिंह का प्रभाव आप अभी देखो कि भरतपुर में एक दलवीर सिंह जाट नेता हैं जो दो बार पिछले विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, प्रधान रहे हैं, और कई गांवों के जाटों पर उनका प्रभाव है। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है विजय बंसल, उसके घोर खिलाफत वाले थे, लेकिन जगत सिंह के प्रभाव से वो 3 दिन पहले विजय बंसल के समर्थन में उतर आए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं, जो कि विजय बंसल को एक तरीके से बूस्टर के रूप में काम करेगा। तो नदवे की स्थिति तो बड़ी क्लियर, सबसे ज्यादा क्लियर पोजीशन नदवे की है, जहाँ से जगत सिंह का चुनाव जीतना लगभग तय है। ये देखना है कि वो कितनी वोटों से चुनाव जीतते हैं। वेयर सीट की बात कर लें, भजनलाल जाटव और बहादुर सिंह कोहली के बीच मुकाबला है। बहादुर सिंह कोहली भी 2 बार एमपी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, तो 2 बार इस एमएलए। बार क्या अच्छी चुनौती दे पा रहे हैं? तो भजनलाल जी 2014 का जो बाई इलेक्शन हुआ था कि 2013 में बहादुर सिंह कोहली जब एमएलए चुने गए थे इसी क्षेत्र से, 2014 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो ये पार्लियामेंट के चुनाव में जीत गए, वो सीट खाली हुई तो उस पर भजनलाल जाटव को कांग्रेस ने कैंडिडेट लगाया। भजनलाल जाटव को सचिन पायलट ने टिकट दिलाया था। इस क्षेत्र में गुर्जर, जाट और मीणा, इन 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 3 जातियों की काफी तादाद है। 2000 पायलट के कारण 2014 का बाई इलेक्शन चुनाव जीत गए थे और पायलट समर्थक ही रहे थे। अगला 2018 का जो चुनाव आया तब भी पायलट ने उनको चुनाव जिताया और पायलट के कहने पर ही गुर्जर वोट उनको मिले थे। विशेन सिंह जो जीत से चुनाव लड़ रहे हैं, राज परिवार के प्रमुख, इन्होंने भी जाट वोटरों को मोटिवेट किया था उनको वोट डालने से, और ये यहाँ से करीब 7-8 हजार वोटों से चुनाव यहाँ से जीत गए। लेकिन जब पायलट और गहलोत के बीच में हुई तो ये पाला बदल करके गहलोत के साथ चले गए। तो इस क्षेत्र का जो गुर्जर मतदाता है वो इनसे बेहद खफा है, और गुर्जर मतदाता का ये मानस देखने में आ रहा है तो वो किसी भी कीमत पर इनको वोट कास्ट नहीं करेगा और वो बहादुर सिंह कोहली के साथ जाएगा। मीणाओं की पर जो पकड़ है क्रूरलाल मीणा की है, क्रूरलाल मीणा होकर भी गए हैं, जो यहाँ का जगदीशपुर सबसे बड़ा गांव है मीणाओं का, यहाँ पर उनकी मीटिंग भी करके गए हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से मिलना है। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा भजनलाल के खिलाफ मिनिस्टर रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत आरोप लगे हैं, विकास के जैसे जो भी काम हुए उनमें बड़ी घोर भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे। इस कारण अच्छा भजनलाल थोड़ा रूड है बातचीत करने में, जबकि बहादुर सिंह कोहली बड़े नरम है और इसीलिए वो चुनाव जीतते हैं। एक बात और बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं, हमारे क्षेत्र में जो सवर्ण मतदाता है वो शुरू का सीट पर नॉन जाटव वोट को कास्ट करता है सामान्य से। तो इस कारण जो ब्राह्मण, वैश्य और जो अदर कास्ट है वो लाइक करती हैं, ये कोहली जात की है बहादुर सिंह कोहली। तो भजनलाल के खिलाफ शायद इस बार वोट करने के बजाय वो बहादुर सिंह कोहली को जाएंगे। टक्कर अच्छी है कह नहीं सकते, लेकिन जाटों पर इसकी पकड़ बहुत है बहादुर सिंह कोहली की। जो जाटों के गांव है हमेशा जाट इसको सपोर्ट करते रहे हैं और इसके कारण ही चुनाव जीतते रहे हैं बहादुर सिंह कोहली। अब की बार भजनलाल को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और रिजल्ट का तो क्या कहें, लेकिन फाइट बहुत अच्छी है, इसमें कुछ कहें, डायरेक्ट फाइट है और उसके अलावा कुछ है नहीं।
भरतपुर जिले की बात हो गई, अब धौलपुर जिले की बात कर लेते हैं। जी। पहले धौलपुर सीट की बात कर लेते हैं। धौलपुर सीट में दोनों कैंडिडेट रिश्तेदार भी हैं, एक ही जाति के हैं हाँ, जी, और जिया साले हैं। एक ही जिया साले। पार्टी। अब तो एक्सचेंज पार्टियां भी दोनों ने एक्सचेंज कर ली है, शोभा रानी हाँ। कुशवाहा, शिवचरण कुशवाहा। हम्म। तो क्या शोभा रानी इस बार फिर पहुंच पाएंगी विधानसभा या नहीं पहुंच पाएंगी? देखो, शोभा रानी उनके पति का बहुत अपनी जाति को कम्युनिटी पर दबदबा रहा। पिछली बार चुनाव लड़े थे दोनों, शोभा रानी जीती थी। बी वहां की पॉलिटिक्स क्या है, वहां की पॉलिटिक्स दो कोठियों को भी बटी हुई है। अब एक कोठी थोड़ी कमजोर हो गई है। पहले एक बनवारी लाल की कोठी होती थी जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता था। एक पदवंत सिंह की कोठी कहलाती थी जहां आपके वैश्य और गुजरों का वर्चस्व रहता था। लेकिन बनवारी लाल की कोठी अब थोड़ी कमजोर हो गई है। इस कारण से ये हो गया, नहीं पहले बनवारी लाल जो डोमिनेट करते थे धौलपुर के अंदर, वही चुनाव जीतते थे। शोभा रानी का दबदबा संघर्ष ठीक बता रहे। बीएसपी ने भी एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है, वो भी वहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लेकिन बताते हैं कि दोनों के बीच में टक्कर अच्छी है और अपर हैंड तो शोभा रानी का ही बताते हैं, क्योंकि धनबल की दृष्टि से ये ज्यादा मजबूत है। और इलेक्शन में धनबल का उपयोग होना आजकल तो बड़ा सामान्य सी बात है, और इसी के बलबूते पर वो पॉलिटिक्स में टिके रहे और इसी के बलबूते पर वो चुनाव भी जीतते रहे। तो इसलिए अभी तो ये तो नहीं कर, लेकिन फाइट में ये दोनों की बीच ही होनी है। ज्यादा थोड़ा बहुत ऐसा जो बीएसपी का कैंडिडेट है, जो ब्राह्मण कैंडिडेट आ रहा है, वो इसमें थोड़ा कर सकता है। लेकिन मुख्य मुकाबला शोभा रानी और सुचरण सिंह के बीच ही होना है। और राजा खेड़ा में जहाँ रोहित बोरा फिर से मैदान में है और जो हाँ, आपने बनवारी लाल कोठी राजा की, खेड़ा का बड़ा रोचक मुकाबला है। राजा खेड़ा में जो रोहित बोरा जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, ये प्रद्युम्न सिंह के पोते हैं। और ये सीट परंपरागत रूप से प्रद्युम्न सिंह की ही रही है। प्रद्युम्न सिंह भी जब भी एमएलए बनते थे इसी सीट से चुनाव जीतते थे। बनवारी लाल जो है दूसरे इनके प्रतिद्वंदी थे तो कांग्रेस में प्रतिद्वंदी बनवारी लाल के, वो हमेशा से खिलाफत करते थे इनकी। अब स्थिति हुई कि बनवारी लाल तो हो गए ज्यादा बुजुर्ग, इनके बेटे थे अशोक शर्मा। अशोक शर्मा शहर यहाँ के धौलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ज्वाइन करके ये बीजेपी का चुनाव वहां से लड़े राजाखेड़ा से, और इन रोहित बोरा से ही वो चुनाव हार गए थे। अब की बार अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा अशोक शर्मा बीजेपी की उम्मीदवार है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट है, दोनों तरफ से पूरी ताकत लगी हुई है और हार जीत में ज्यादा नहीं होती। हार जीत अब इस बार भी मतों के मार्जिन से होगी और ज्यादा कुछ कह नहीं सकते कि कौन किधर पल्ला बढ़ जाए। लेकिन पल्ला, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह की परंपरागत सीट है, इसलिए प्रद्युम्न सिंह का पल्ला थोड़ा भारी रोहित बोरा का पल्ला थोड़ा भारी बताते हैं। 20-21 का ही अंतर है वोटर कब्जितों के। क्या चुनाव में कब कौन सा पक्ष कब बात कौन सी आगे बढ़ जाए, उससे वोटों का डिवीजन हो जाए, तो उसके कारण कह नहीं सकते। लेकिन रोहित बोरा वो आदमी है जिसने कि गहलोत का पूरा से सहयोग दिया था। और गहलोत जब यहाँ आए थे धौलपुर तो उन्होंने खुलेआम कहा था कि मेरी सरकार बचाने में रोहित बोरा का और शोभा रानी का दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनका एहसानमंद हूँ और इनके एहसान के खर्च को मैं उठाऊंगा। इसलिए थोड़ी स्थिति इनकी मजबूत है और पैसे देने की में तो कोई दिक्कत है नहीं दोनों साइड से, लेकिन इनका पक्ष थोड़ा मजबूत होता है। बाड़ी सीट बड़ी चर्चित हो गई है इस बार चुनाव के अंदर गिरिराज सिंह मलिंगा के कारण। बीजेपी ने उनको टिकट तो दे दिया, लेकिन शायद वही उनके लिए उल्टा भी पड़ रहा है। गिरिराज सिंह मलिंगा के लिए भी और बीजेपी के लिए भी मुश्किल बनता दिख रहा है। कांग्रेस के प्रशांत परमार जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से टिकट मिल गया और शायद वो बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। क्या कहना है आपका? देखो, ऐसा बाड़ी के अंदर ये प्रशांत पहली बार शायद मुझे पार्टी सिंबल पर शायद पहली बार चुनाव लड़ा। यहाँ अब तक जो वर्चस्व रहा वो गिरिराज सिंह मलिंगा 2 बार से जीत रहे थे लगातार। इससे पहले जसवंत सिंह थे बीजेपी के गुजर, वो चुनाव जीतते थे। जसवंत सिंह भी इस बार ट्राई कर रहे थे कि उनको चुनाव, मलिंगा का जब से
ये कांग्रेस में थे मलंगा, जसवंत सिंह बीजेपी में थे। जब ये बीजेपी में ये आ गए गिरिराज सिंह मलंगा और बीजेपी ने इनको टिकट दे दिया, तो जसवंत सिंह जो है बीजेपी छोड़कर, जसवंत सिंह इनके वसुंधरा राजे के खास आदमी थे। जसवंत सिंह ने बीएसपी ज्वाइन कर ली और बीएसपी का टिकट लेकर आ गए। कांग्रेस ने फिर जो प्रशांत सिंह जो कि वहां से टिकट मांग रहे थे, इनको उम्मीदवार बना दिया। अब वह ट्रिंगुलर फाइट है, क्योंकि बाहुबली दृष्टि से ना तो गिरिराज मलंगा कम पड़ते हैं, ना ही जसवंत सिंह कम पड़ते हैं। दोनों के पास अपने पास खुद की है, खुद की वोट है, लेकिन जो जाटव कम्युनिटी की जो वोट है वो जसवंत सिंह को मिलने की उम्मीद है, गुजर को, जसवंत गुजर को वोट मिलने की वजह। माँ कुछ कह नहीं सकते, ऊँट किस करवट बैठे, तीनों के बीच जीवन जबरदस्त फाइट हो रही है, क्योंकि बड़ा विचित्र इलाका है। धन बल और बाहुबल दोनों ही बहुत जमदारी से चलते हैं, इस कारण थोड़ा ज्यादा अभी तक तो शांत है। हो सकता है मतदान शांतिपूर्वक हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी उस इलाके में, तो वहाँ तो आए दिन झगड़े होना मामूली सी बात है। इसलिए बसेड़ी रिजल्ट सीट हो पर जो एससी की सुरक्षित बसेड़ी सीट है, बसेड़ी संजय जाटव फिर से मैदान में है, बसेड़ी बीजेपी के सुल्तान हाँ कोहली हाँ, चुनौती दे बसेड़ी रहे में हैं। संजय कुमार को, हाँ और खिलाड़ी बसेड़ी लाल में देरवा भी मैं यहाँ पे मैदान में है। हाँ, ये खिलाड़ी लाल पहले एमएलए है, बीजेपी ने उतारा सुखराम कोहली को, ये भी एक एमएलए रहे हैं। और संजय कुमार अब की बार कांग्रेस में खिलाड़ी लाल का टिकट काट रहे थे, संजय कुमार का टिकट वहाँ रिजर्व सीट है। तो मैंने आपको कहा ना कि हमारे इलाके में जो सवर्ण जो वोट है वो जाटव की बजाय नॉन जाटव को वोट देना पसंद करती है। इसका फायदा सुखराम कोहली को निश्चित रूप से मिलेगा। सुखराम कोहली को नॉन जाटव वोटों का मिलना प्लस बीजेपी के कोर बैंक का मिलना, बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा माहौल तो है ही, तो उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन इन दोनों के यहाँ सबसे बड़ी समस्या खिलाड़ी लाल बैरवा ने कर रखी है, तो इनका खुद का भी प्रभाव है काफी है। तो बसेड़ी के अंदर इन ट्रिंगुलर फाइट होनी है, कौन कहाँ पहुंचेगा ये तो अभी नहीं कह सकते। ये फाइट ट्रिंगुलर है और फाइट अच्छी है, और हार जीत जो है बहुत कम मार्जिन से होगी, जिसका कि अभी अनुमान लगाना बहुत बहुत मुश्किल है, अभी कुछ कह नहीं सकते। धौलपुर जिला हो गया, बात सवाई माधोपुर की करते हैं। सवाई माधोपुर में 4 सीटें हैं और बड़ा चर्चित मुकाबला सवाई माधोपुर सीट पे ही है, जहां पर राज्यसभा सांसद और बड़े मीणा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के जो एमएलए हैं दानिश अबरार से है। और आशा मीणा ने जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी बीजेपी से, इस बार निर्दलीय मैदान में है और त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। आपका क्या कहना है, किरोड़ी लाल मीणा सीट निकाल पाएंगे? तो किरोड़ी मीणा मीणा समुदाय के सबसे बड़े नेता, ये एकमात्र एक ऐसे बड़े नेता हैं जिनका मीणा के सभी अफसरों पर रौब चलता है। मीणा क्या कोई भी अफसर कहीं पे हो हिंदुस्तान के अंदर, अगर किरोड़ी लाल मीणा ने कोई बात कही है, सिफारिश की है, तो वो उसकी कोशिश करता है उसकी बात को तर्जो दे। तो आशा आशा जो मीणा है इनको डैमेज तो कर सकती हैं, पर इतना इतना नहीं कर सकता। पर दिक्कत क्या है कि कांग्रेस का अबरार अहमद जो चुनाव लड़ रहे हैं, बेटे के क्या नाम है दानिश दानिश अबरार। उनका, दानिश अहमद चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, गहलोत के खास आदमी हैं, और शायद पायलट का इन्होंने बड़ा पुरजोर विरोध किया था, जब इनको पायलट की और सचिन पायलट की और गहलोत की जब वारदात चली थी, ये मुखर रूप से पायलट के खिलाफ बोलते थे। खबर ये भी है कि सचिन पायलट अंदरून से जो उस इलाके में कुछ गुजर वोट हुए सचिन के प्रभाव पर। अगर चर्चा में भी आई थी बात ये, और किरोड़ी लाल मीणा से पूछा भी गया था सवाल पत्रकारों ने, अगर उसका इंडिकेशन कहीं हो गया तो किरोड़ी लाल की राह बड़ी आसान हो जाएगी। वैसे आज की तारीख में भी बड़े नेता होने के नाते किरोड़ी लाल का अपर हैंड है, और जब अगर सचिन पायलट का अंदरूनी जैसा सुनने में आता, पॉलिटिक्स सब चलता है, सब जायज होता है कुछ, या
ये भी हो सकता है कि वो जो वहाँ का गुजर मतदाता है, अपने वहाँ के लोकल लीडर ही अपने आप ही सारा कुछ निर्णय कर ले। अगर थोड़ा वो समर्थन करोड़लाल मीणा को मिल गया तो वैसे इनका जो दानिश दानिश ने शांति कोशिश की थी कि पायलट एक बार उनके क्षेत्र में आ जाए और उनके समर्थन में एक सभा कर दें, पर नहीं नहीं शायद नहीं नहीं पायलट नहीं तैयार नहीं हुआ। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन भी खत्म हो गया, पायलट वहां नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे। तो तो निजाम ये साफ आता है कि क्या होगा। हाँ, इस बात का इंडिकेशन है कि वो इनको ये ऐसे इंडिकेशन से सारे काम हो जाते हैं। ये इसी बात का संदेश चला गया होगा मकबूजा समुदाय को कि पायलट साहब इनको नहीं चाहते। नहीं आए हैं। और इसका हाँ इसका बेनिफिट निश्चित रूप से करोड़लाल मीणा को ही मिलेगा। दूसरी बात ये कि 2013 चुनाव में यहाँ जो दिया कुमारी चुनाव जीती थी, दिया कुमारी ने ही करोड़लाल मीणा को हराया। दिया कुमारी के फॉलोअर्स भी पर्सनल फॉलोअर्स भी हैं हाँ, जो कि करोड़लाल के लिए निश्चित रूप से सहायता करने में लगे होंगे। तो करोड़लाल की स्थिति मजबूत है। और होता क्या है कि जो वोट काटने की स्थिति वाले जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, वो लास्ट में जाके तो बहुत निर्बल हो जाते हैं। शुरू में तो लगता है कि इनमें दम कम है, लेकिन जब लगता है कि हमारा कैंडिडेट मीणा जैसा समुदाय की वोट है, तो लगेगा करोड़लाल हार रहे हैं और ये तो कहीं भी नहीं आ रही, तो फिर वोटों का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और वो जो निर्दलीय रूप से जो चुनाव लड़ रहा है वो बहुत कमजोर प्रत्याशी घोषित है। गंगापुर सीट से कांग्रेस के रमेश मीणा जो पिछली बार निर्दलीय जीते थे, इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। और बीजेपी से मान सिंह गुर्जर हैं, ये भी पूर्व एमएलए हैं। और बीजेपी के एक बागी हैं सीएल प्रेमी, जो माली हैं बायकास्ट, और ये दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और गुर्जर मीणा की लड़ाई में हो सकता है कि शायद ये फायदा उठा ले जाए। ऐसा समीकरण यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। कि हो सकता है सिमिलर फाइट का तो चल रहा है पूरा। रमेश मीणा के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी तो है, क्योंकि निर्दलीय से जो कांग्रेस में गए थे तो फायदा भी उठाया था। और मान सिंह गुर्जर पहले रहे हैं शायद, प्रभावशाली नेता है वहाँ के, गुजरों वोटों पर उनका वर्चस्व है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी के वोटों लास्ट में एक बार मैंने यहाँ देखी होगी, अब की बार जो बीजेपी का नेतृत्व है हायर लेवल पर, वो सशक्त रूप से जो निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव बगावत करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बड़े तरीके से समझा बुझा कर बैठा रहा है। और पता नहीं क्या गुट, मैंने तो यहाँ भरतपुर जिले में भी कई कैंडिडेट देखे। इवन अभी आप ये देखो कोटा के अंदर जो वसुंधरा जी की जो राजावत साहब थे, बड़ी जोरशोर से मैदान में उतरे और कल मालूम पड़ी वो बैठ गए। जहां अगर बीजेपी को ही लगा कि हमारा कैंडिडेट हमारे इस के कारण चुनाव हार रहा है, तो हो सकता है लास्ट मोमेंट तक उसको यहाँ से विड्रॉ करने को मजबूर कर दें, वो कोई कारण रहे हो। लेकिन आज की स्थिति में तो वो कद्दावर रूप से एक उम्मीदवार रही और तीनों के बीच बड़ी अच्छी फाइट है। ये इतनी फाइट है कि वो कुछ कहना मुश्किल है कि किसका क्या हो। तो बीजेपी की थोड़ी पक्ष में माहौल है, तो हो सकता है बीजेपी कैंडिडेट को थोड़ा इसका फायदा मिले। और कांग्रेस कैंडिडेट आपके पायलट इसके गहलोत गुट के आदमी है, तो पायलट के भी जो गुजर वोट है वो शायद दमखम से कोशिश में लगे कि इनको हराने का काम करें। रिजल्ट तो अभी स्पष्ट नहीं है क्या क्या नहीं है। बामनवास सीट है, एसटी की सीट है। कांग्रेस की इंदिरा मीणा यहाँ से मैदान में और बीजेपी के राजेंद्र मीणा है। और बड़ा कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल जबरदस्त, यहाँ बहुत काफी जबरदस्त, यहाँ कुछ नहीं कह सकते आप। यहाँ इतनी फाइट है कि दोनों एक ही उसके। अदर कास्ट का तो मामला है नहीं, अदर कास्ट तो वोट देने के लिए है। वोटों का डिवीजन मीणाओं में बीजेपी को तो जो अदर कास्ट का जो वोटर है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो उसको फायदा मिल सकता है। आजकल क्या है, पिछले 5-7 साल 8 साल में जो कांग्रेस का जो कोर वोटर है थोड़ा डाइल्यूट हुआ, कम हुआ। और बीजेपी संगठन दस्ती से काम किया है उसने, और उसके जो वर्कर्स हैं वो नए नए पैदा हुए। और यूथ में खासतौर से बीजेपी के वर्कर्स का ज्यादा बोलबाला रहा है। इसका बेनिफिट हो सकता है मिल जाए, लेकिन टक्कर फाइट है, बहुत जबरदस्त टक्कर है। कुछ कह नहीं सकते रिजल्ट क्या हो, चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते। उधर खंडार जो एससी की सीट है, अशोक बेरवा फिर से मैदान में है, 4 बार के एमएलए हैं। और बीजेपी के जितेंद्र गोठवाल
वो भी फिर से मैदान में, पिछली बार भी दोनों के बीच मुकाबला हुआ था। कौन सी बताइए? जितेंद्र गोठवाल, खंडार की सीट है, दलितों की सीट हाँ, है, खंडा सीट है। सीट है। हाँ 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 हाँ। जितेंद्र गोठवाल यहाँ बाहरी प्रत्याशी के कारण इस बार फिर नुकसान में या मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। देखो जी, ये जो सारी सीटें हैं ना, मीणा के गुजरों की यहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र है। ये अशोक ये पहले रह चुके हैं और प्रभावशाली नेता है। वहाँ इतना टाँका फंस रहा है आपस में, तो कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि वहाँ का जो जो अदर कास्ट का जो वोटर है, वो किसको और कितनी ताकत के साथ वो वोटिंग करता है। अगर उसका रुख बीजेपी की तरफ हुआ अदर कास्ट का, तो फिर वो बीजेपी का कैंडिडेट करेगा। और नहीं तो कास्ट फैक्टर की तो वोटर आपस में अपने अपने क्षेत्रों से ही बराबर उठाएंगे, और दोनों के बीच फाइट है, तीसरा कोई इसमें है नहीं। करौली जिले की बात कर लेते हैं, यहाँ भी 4 सीटें हैं। पहले करौली की सीट है, कांग्रेस के लखन मीणा जो बसपा के एमएलए थे, इस बार फिर कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं। और बीजेपी से दर्शन सिंह गुर्जर हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में हाल ही में आए थे और उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ शायद बीजेपी को थोड़ा अपर हैंड है, कुछ सुविधाजनक स्थिति में दर्शन सिंह गुर्जर के आने के बाद में। दर्शन सिंह गुर्जर वहाँ के बड़े कद्दावर नेता है, प्रभावशाली नेता है। और बीजेपी का प्रभाव तो कारण ये है कि जो रॉयल फ्रंट रोहिणी सिंह है, वहाँ की जो एक्स महारानी है, वो पहले बीजेपी की एमएलए रही थी, पिछला चुनाव हार गई थी, तो उनका भी समर्थन है, उनको बीजेपी कैंडिडेट को मिलता है। और करौली विधानसभा क्षेत्र में करौली का बीजेपी शहरी क्षेत्र में आपका बीजेपी का अच्छा दबदबा है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या भी काफी है। दर्शन सिंह अपने आप में, वहाँ गुजरों की भी बहुत आय है उस क्षेत्र में, गुजर बहुत क्षेत्र है, और टक्कर तो है ही कांटे की। और ये बात भी सही है कि दर्शन सिंह गुजर का अपर हैंड है, तो चुनाव में कुछ कह नहीं सकते कि लास्ट मोमेंट पर क्या क्या खेल हो जाए। लेकिन आज की तारीख में दर्शन गुजर का अपर हैंड है, और हार जीत भी यहाँ पे भी बहुत कम मतों से होगी, तो बड़ी हार जीत होने की संभावना नहीं है। सपोटरा में मंत्री रमेश मीणा फिर से मैदान में है, बीजेपी के हंसराज बलौती चुनौती दे रहे हैं। मीणा बहुल सीट है ये, और इस बार बताया जा रहा है कि शायद रमेश मीणा बड़े चर्चित नेता है, और बड़े शायद गुस्सा भी है शायद, बड़े चर्चित नेता है, दबदबा है इनका क्षेत्र का। अब इनसे ही पार, इनको बीजेपी कैंडिडेट पार पा पाएंगे मुझे तो मुश्किल लगता नहीं, क्योंकि इनका खुद का ही दमखम बहुत है, और खुद की खुद का प्रभाव है चुनाव में क्या होता था। लेकिन अपर हैंड शायद रमेश मीणा का है। हालांकि 5 साल के टेन्योर में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो बीजेपी कैंडिडेट को मिलेगा, पर वो कितना इसका फायदा ले पाते हैं ये चुनाव के वक्त ही पता लगेगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है इस बारे में। टोडाभीम के अंदर घनश्याम जो कांग्रेस के हैं और बीजेपी के रामनिवास हैं, कांग्रेस लगातार जीती रही है। यहाँ से बताया जा रहा है कि 9 बार अभी तक चुनाव में कांग्रेस जीती है, और सिर्फ 1 बार बीजेपी जीती है। तो और इस बार परंपरागत सीट है ये थोड़ा भी कांग्रेस की बड़ी परंपरा। तो इस बार जो बीजेपी ने कैंडिडेट लड़ाया है रामनिवास ही है ना बीजेपी कैंडिडेट, जी जो पानी बाबा के नाम से ये ईआरसीपी के डिमांड कर रहा है, और ये ही उसको उनको लेकर के आया था, यहाँ से मीटिंग कराई गई। तो ईआरसीपी का अन्ना पूरा हजारे, मुद्दा जो कांग्रेस ने खड़ा किया था, उसको हाँ, काउंटर करने के लिए एजेंसी के गवर्नर को लेकर आया, बीजेपी के था। अन्ना हजारे को ही लेकर आया था। अच्छे, बहुत पैसे वाले हैं, धन धन की व्यवस्था काफी अच्छी है, और चर्चित नेता है इस क्षेत्र के। हो सकता है, हालांकि परंपरागत थोड़ा भी बड़ी परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, अच्छी टक्कर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है केवल रामनिवास के कारण। और रामनिवास को टिकट देने का उद्देश्य भी बीजेपी का केवल यही था कि कैसे भी हो इसको क्रैक करें, जो कांग्रेस का वर्चस्व आ रहा है। और रामनिवास से उम्मीद की जा सकती है वो शायद इसमें अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है।
आखिरी सीट बची है हिंडोन की एससी की रिजर्व सीट है। कांग्रेस की अनीता जाटव एमएलए फिर से मैदान में है यहाँ पर, और हाँ। बीजेपी की राजकुमारी जाटव है, और जिसका एमएलए का टिकट काटा था उनका बेटा वो भी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला है, और शायद जो एकेएम है, जो भरोसीलाल जाटव है, उनका बेटा है। हाँ, तो भरोसीलाल जाटव कांग्रेस के थे और बड़े विवादित नेता रहे थे। बीजेपी ने जो जैसे मुझे को उतारा है, इसके प्रति लोगों का भाव ठीक है वहाँ। और ये जो कांग्रेस की जो टिकट मिला, ये भी नई कैंडिडेट है। इन्होंने भरोसीलाल जाटव को मनाने की काफ़ी कोशिश की थी, घर पर गई थी, लेकिन उनका उद्देश्य चुनाव जीतने की बजाय अपने कांग्रेस कैंडिडेट को हराने का ज़्यादा है। वो कांग्रेस हाईकमान को ये बताने के लिए ज़्यादा चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं यहाँ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चुनाव हो रहा है। मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा, क्योंकि बगावत करने वाले उम्मीदवारों की स्थिति ज़्यादातर लास्ट में वो सिमट कर ही रह जाती है, बहुत कम स्टैंड कर पाते हैं। तो मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। ये तीसरे नंबर की स्थिति अगर ये मजबूत बने रहे तो ये कांग्रेस को बहुत नुकसान करेंगे, और जिसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी उम्मीदवारों को मिलेगा। तो वशिष्ठ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो चारों पूरे संभाग की स्थिति आपने जिस तरह से समझाई है, जातिगत समझाए हैं, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी इस मसले पे या भरतपुर संभाग पे कोई बात करने की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भरतपुर का संभाग का गणित है। पूर्वी राजस्थान के जिले हैं सारे, और सचिन पायलट एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, गुर्जर बड़ा फैक्टर है, पायलट के समर्थक हैं, वो कांग्रेस के कारण टिकट भी दे रहे हैं। और जहाँ पायलट के साथ नाराजगी रही है या जो विधायक उनसे अलग हुए हैं उनको लेकर उन्हें गुस्सा भी, और शायद इसके कारण परिणाम बदल भी सकता है। तो क्या होगा वो देखेंगे 3 दिसंबर को। अगले वीडियो में फिर एक और संभाग की खबर लेकर आएंगे। बस आप देखते रहें 4 PM राजस्थान, और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार।